हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को ईजिली कमेंट करके बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से देखें कि reproductive period of human female extends from puberty to menopause, and during this reproductive period ovaries and female reproductive tract undergoes series of cyclic changes in every month, which are primarily meant to prepare them for fertilization and pregnancy। तो क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल कि ह्यूमन फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव पीरियड्स होते हैं वो कब शुरू होते हैं? प्यूबर्टी से 10 to 14 ईयर्स में, और मेनोपॉज में जाके वो ख़त्म होते हैं 45 to 55 ईयर्स में। तो इस रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान क्या होता है कि जो फीमेल्स के ओवरीज और उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं उसमें एवरी मंथ कुछ साइक्लिक चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल्स को फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती हैं। इसी साइक्लिक चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ओवरीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एवरी मंथ कुछ साइक्लिक चेंजेस आती हैं जो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती हैं। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इट इज़ अब्सेंट बिफोर प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी से पहले अब्सेंट होती हैं। मे बी सुप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान सुप्रेस्ड हो सकती है। एंड परमानेंटली स्टॉप्स एट मेनोपॉज, और मेनोपॉज के दौरान ये परमानेंट स्टॉप हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन। इसके बाद है 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं, जो कौन कौन से हैं? पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, और फोर्थ वन है मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वन है फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, या प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। तो आपको मतलब एग्जाम्स में ऐसे भी आ सकता है कि प्री ओवुलेटरी फेज को डिस्कस करिए या प्रोलिफरेटिव फेज को डिस्कस करिए, तो आपको ये चारों नाम पता होने चाहिए। ठीक है, क्या होता है इसमें? इट फॉलोज menstrual phase and lasts for about 10 to 12 days from 5th to 14th day of menstrual cycle। तो ये क्या करता है? ये menstrual phase को फॉलो करता है, और ये कब तक होता है? 10 to 12 डेज के लिए। इट इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग चेंजेस, इसमें भी कुछ चेंजेस आती हैं। तो ये चेंजेस कौन कौन सी हैं? हम देखते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के एंड में क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है तो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो कैसे स्टिमुलेट करता है? एफएसएच और आरएफ की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एफएसएच आरएफ की सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है। तो क्या होता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। जब एफएसएच की सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो इसमें क्या चेंजेस होंगे कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ग्राफिन फॉलिकल्स में चेंज हो जाएंगे, और ग्राफिन फॉलिकल्स में फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स क्या करेंगे? एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेंगे। तो मैंने इसका फ्लो चार्ट भी बनाया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एफएसएच क्या करता है? प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफिन फॉलिकल्स में चेंज करता है, और ग्राफिन फॉलिकल्स में फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। तो ये था आपका फॉलिकुलर फेज, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद है ओवुलेटरी फेज। इट इन्वॉल्व्स द ओवुलेशन। तो ओवुलेटरी फेज में क्या होती है? ओवुलेशन होती है। इट अकर्स मिडवे बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑन 15th डे ऑफ द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन अकर्स एंड सेकेंडरी oocyte स्टेज। तो ओवुलेटरी फेज में क्या होती है? ओवुलेशन होती है, और ओवुलेशन कौन सी स्टेज में होती है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में। अब इस स्टेज में क्या होता है? ओवुलेटरी फेज में क्या होता है?
Egg is received by the fimbriae of the fallopian tube and is viable for 2 days. तो क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें फिम्ब्रे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें, तो ये क्या करते हैं, ये एग को रिसीव करता है और ये एग कब तक के लिए वाइएबल होता है, 2 days के लिए. ओवुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ LH इन ब्लड. अगर ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ओवुलेशन कंट्रोल हो जाएगी. ठीक है, तो ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन कंट्रोल हो जाएगी. लेकिन कब होगी, जब ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, आल्सो स्टार्ट्स द चेंज ऑफ एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल्स होगा उसको कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करना स्टार्ट कर देगा एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस, और कॉर्पस से प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन स्टार्ट कर देगा. देयर इज नो मच चेंज इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज. अब ओवुलेटरी फेज के दौरान यूटेराइन एंडोमेट्रियम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन चेंजेस कहाँ आएंगे, इसके बॉडी टेम्परेचर में. बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, प्री ओवुलेटरी फेज के कंपैरिजन में ओवुलेटरी फेज में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड रिमेन्स हाई इवन इन द नेक्स्ट ल्यूटल फेज. और जो नेक्स्ट लेवल आएगा, ल्यूटल फेज आएगा, तब तक ये इवन ही रहता है, इतना ही रहता है, इंक्रीज ही रहता है ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से ओवुलेटरी फेज तक ओवुलेटरी फेज का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और ल्यूटल फेज तक वो ज़्यादा ही रहेगा. ठीक है, तो ये है आपका ओवुलेटरी फेज. ठीक है, फर्स्ट फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज, सेकंड है ओवुलेटरी फेज और नेक्स्ट है हमारा ल्यूटल फेज. सो ल्यूटल फेज में क्या होता है, इट लास्टेस फॉर अबाउट 12 to 14 डेज. ये 12 to 14 डेज तक रहता है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 16 to 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 16 to 28th डे तक ये होता है. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग चेंजेस. तो इस फेज में भी कुछ चेंजेस आते हैं. ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके फेजेस भी बहुत ही इजी हैं. बस बुक्स में कुछ कॉम्प्लिकेशन करके बताया होता है तो आपको ये समझ में नहीं आते हैं, तो आप इसको इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं. तो इसमें क्या है, कुछ फॉलोइंग चेंजेस क्या आएंगे. फर्स्ट है कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से फॉर्म होता है, कहाँ से बनता है, ये एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल से. एंड इट इंक्रीजेज इन साइज एंड फुली फॉर्म्ड ऑन 19th डे. कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा साइज में होगा और 19th डे में ये फुली फॉर्म्ड हो जाएगा. सो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज. 19th डे के मतलब पूरे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिर हम ल्यूटल फेज बोलेंगे. कॉर्पस ल्यूटियम एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल से बनता है और ये जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम वो ज़्यादा साइज का होता है और फुली फॉर्म्ड कब होता है, ये 19th डे में. सो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज. सेकंड क्या चेंजेस आती हैं इसमें कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है हुज लेवल इन ब्लड ग्रेजुअली इंक्रीजेज एंड इंड्यूसेस फ्लोइंग चेंजेस. तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ब्लड में एकदम से बढ़ जाता है और कुछ चेंजेस कर देता है. तो ये चेंजेस कौन कौन सी हैं, डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH. FSH और LH के सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा. यूटेराइन एंडोमेट्रियम फर्दर प्रोलिफरेट्स एंड इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम फर्दर प्रोलिफरेट करेगा और इम्प्लांटेशन के लिए ये रेडी हो जाएगा. यूटेराइन ग्लैंड्स सिक्रेट यूटेराइन मिल्क फॉर द fetus. यूटेराइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, fetus के लिए यूटेराइन मिल्क सिक्रेट करेंगे. रिड्यूस यूटेराइन मूवमेंट्स, और क्या चेंजेस आएंगे, यूटेराइन में जो मूवमेंट्स होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. ठीक है, तो ये थे आपका ल्यूटल फेज जिसमें क्या चेंजेस आते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से फॉर्म्ड होता है, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल से, और ये कॉर्पस ल्यूटियम साइज में इंक्रीज करता है, फुली फॉर्म्ड होता है 19th डे में. और दूसरी चेंजेस हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है. प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में एकदम से बढ़ जाता है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि FSH और LH की सिक्रेशन डिक्रीज होगी. यूटेराइन एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगा. यूटेराइन ग्लैंड यूटेराइन मिल्क सिक्रेट करेगा और यूटेराइन मूवमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी. तो ये आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं. इसके बाद है लास्ट फेज, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज.
इट लास्ट इज अबाउट 3 to 5 days, ये 3 to 5 days तक रहता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम 1st to 4th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इस फेज में कि व्हेन ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस। तो जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटने शुरू हो जाता है, टूट जाता है, और ब्लड में क्या होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज कर जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्राइन टिश्यू ऑफ हाइपरट्रोफाइड यूट्राइन म्यूकोसा फेल टू बी मेंटेन्ड। तो यूट्राइन टिश्यूज जो होंगे हाइपरट्रोफाइड यूट्राइन म्यूकोसा वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे खुद को, तो फर्टिलाइज तो क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड एग और रप्चर यूट्राइन एपिथेलियम क्या होगा कि उस मतलब मिलकर क्या करेंगे 50 to 100 ml ब्लड और कुछ म्यूकोसा के साथ ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहाँ से डिस्चार्ज होंगे? वेजाइनल ओरिफिस से। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे या फिर मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब ओवम जो है वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है और ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कि जो हाइपरट्रोफाइड यूट्राइन म्यूकोसा है वो खुद को मेंटेन नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो रप्चर यूटेराइन एपिथेलियम के साथ और 50 to 100 ml ब्लड के साथ और कुछ म्यूकस के साथ ये डिस्चार्ज हो जाता है वेजाइनल ओरिफिस से, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। Menstruations, also known as weeping of uterus for the lost ovum and also known as funeral of the unfertilized ovum. ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं कि वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम, कि जो ओवम लॉस्ट हो गया है उसके लिए वीपिंग कर रहा है, और दूसरा है कि फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग का क्या है? फ्यूनरल है। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे जो कि आपको बहुत ही ईजी वे में जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और एफएसएच आरएफ की स्टिमुलेशन सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे एफएसएच क्या करता है कि प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल में चेंज करता है। ग्राफिन फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, क्या होता है इस फेज में कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करता है, एफएसएच आरएफ सिक्रेशन स्टिमुलेट होती है। जब एफएसएच इंटीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादा सिक्रेट होगा तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होंगे वो ग्राफिन फॉलिकल्स में चेंज हो जाएंगे, और ग्राफिन फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेंगे। इसके बाद है ल्यूटियल फेज, दैट इज सिक्रेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल। एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल से क्या बनेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम बनेंगे, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होंगे? साइज में इंक्रीज करेंगे और 19th डे में ये फुल्ली फॉर्म्ड हो जाएंगे, जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है ब्लड में इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल, जिसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगी कि एलएच एफएसएच की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी और यूट्राइन मूवमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद है लास्ट फेज, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि ओवम अगर अनफर्टिलाइज्ड रहता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, टूट जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो होता है वेजाइनल ओरिफिस से 50 to 100 ml ब्लड के साथ प्लस कुछ म्यूकस को लेकर ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये पूरे फेजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को इजीली कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने सारे ही टॉपिक्स अपलोड किए हैं, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।